लोग, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 14th डे की शुरुआत। कोई अगर फर्स्ट टाइम मेरे से मिल रहा है तो वो ये जानना चाहेगा कि आखिर में मिरेकल सीरीज जो है वो है क्या। तो मिरेकल सीरीज के अंदर हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस कवर करने वाले हैं इन जस्ट 60 डेज। तो आज हमारा 14th डे है। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर निपटा लिए हैं। रे ऑप्टिक्स निपटा लिया, वेव ऑप्टिक्स निपटा लिया, डुअल नेचर निपटा लिया और एटम्स निपटा लिया। ये हमारा 5वां चैप्टर है न्यूक्लियर, और इसका भी आज हम समापन समारोह बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम अल्फा डीके के बारे में पढ़ेंगे, बीटा डीके के बारे में पढ़ेंगे, गामा डीके के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंडिविजुअली देखेंगे इनको। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, गामा रेज निकलती हैं, वो किस तरीके से निकलती है, क्यों निकलती है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर पर क्या फ़र्क पड़ता है, एटॉमिक मास नंबर पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ में जो अदर 2 तरीके बचे हुए हैं, एक न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी पाने के, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी आ जाएगा डिस्कशन में, एटॉमिक बॉम्ब भी आ जाएंगे, स्टार्स की लाइफ साइकिल भी आ जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है आज का वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी आज के वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है वो है फिजिक्स के फियर को रिमूव करना। कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। आपका अगर 60 दिनों के अंदर फिजिक्स का डर खत्म हो गया तो आप इस सीरीज को बोर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नीट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जेई के लिए भी यूज़ कर सकते हो। शुरू से आखिरी तक फॉलो करो इस सीरीज को यार, फिर आपको पता चलेगा कि इसका नाम मैंने मिरेकल सीरीज क्यों रखा है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हम जानेंगे अल्फा डीके के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम +2 आयन। हीलियम का न्यूक्लियस है और केवल न्यूक्लियस है, तो +2 आयन का मतलब है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनों ने बाहर निकाल लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो कोई भी एलिमेंट होता है उसका सिंबल इस तरीके से लिखा जाता है। नीचे अपन लिखते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पर उसका नोटेशन होता है, और यहाँ पर ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर। तो हमें कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस दिया हुआ है ZXA, है ना, उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास नंबर A है। सिंबल जो भी पीरियोडिक टेबल में गिवन होगा वो आप उठा लेना, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए अल्फा पार्टिकल जो है उसको एमिट करेगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम +2 आयन। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 2 और जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो है 4। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z-2। भाई Z में से 2 आपने निकाल दिए तो कितने बच गए, Z-2 बच गए। इसी तरीके से हमारा जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो हो जाएगा A-4। आपने A में से 4 न्यूक्लियॉन्स निकाल दिए तो डॉटर न्यूक्लियस के पास कितने बच गए, A-4 बच गए। तो ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब भी कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल डिके करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है और एटॉमिक मास नंबर 4 घट जाता है। बस ये आप इंफॉर्मेशन ध्यान रख लो, आपके क्वेश्चन के इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होने की और सॉल्व होने की संभावनाएं बनती है, ठीक है ना। अब ऐसा केवल और केवल तब होगा जब इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। भाई अल्फा पार्टिकल मान लो न्यूक्लियस से अलग भी हो गया, बट उसको अगर भागना है, उसको अगर एमिट होना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो हमारी ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है मास के द्वारा। आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो रिएक्टेंट साइड है, मतलब जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, उसका जो रेस्ट मास होता है वो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के रेस्ट मास के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यानी कि आप जब यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो तो कुछ मास जो है वो आपका कम हो गया। आप बोलोगे सर मास तो हमेशा कंजर्व रहता था, यहाँ पर कम हो गया। यहाँ पर मास कंजर्व नहीं रहा, यहाँ पर वो जो मास है, जो कमी हमें दिखाई दे रही है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसी एनर्जी को अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस जो है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको बेसिकली
मोमेंटम को कंजर्व करना होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन जब होता है, ठीक है, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल डॉटर न्यूक्लियस आपस में अलग अलग होते हैं तो जो भी फोर्सेस लगते हैं उनके बीच में वो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं, तो आपका नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी है, अल्फा पार्टिकल इधर भाग गया तो बताओ डॉटर न्यूक्लियस की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, ठीक है ना। सो ये जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है ना, उसको अपन बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दी हुई होगी, आपको उसको डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालने के लिए कहा जा सकता है, इसको क्यू वैल्यू भी कहते हैं। तो हम कैसे निकालते थे, जो हमारा मास डिफरेंस आ रहा है उसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एक और तरीका था कि जो हमारा मास डिफरेंस है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट जो यू है उसमें कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 यू जो होता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो हमारा जो भी मास होगा जिसको हमने एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कन्वर्ट किया है उसको हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारी क्यू वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप ध्यान रख सकते हो, एक एक एग्जाम्पल सबका ध्यान रख लेना। हमारा जो ये 92 यूरेनियम 238 ये जो न्यूक्लियस है वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है 90Th234, और एक अल्फा पार्टिकल हमें मिलता है और एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से अल्फा पार्टिकल भाग जाता है लेके। नोटिस कर रहे हो यहाँ पर 92 था, 2 कम होके कितना हो गया 94, यहाँ पे 238 था, 4 कम होके कितना हो गया 234 हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्फा डीके। अब हीलियम +2 आयन है, तो छोटी छोटी बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो मान लो अगर कहीं पर आपने एक पॉजिटिव प्लेट रख रखी है तो ये उससे रिपेल होगा, नेगेटिव प्लेट रख रखी है तो ये उससे अट्रैक्ट होगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर दोगे, ठीक है ना। ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तरीके के एमिशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव डीके। बीटा पार्टिकल के 2 फ्लेवर्स पाए जाते हैं, एक तो बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बीटा पॉजिटिव जो होता है वो रेयरली कभी हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बीटा नेगेटिव डीके के अंदर क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन चुपके से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके न्यूट्रॉन भाई साहब किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गए। अब आपका नेट चार्ज कंजर्व्ड रहना चाहिए, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था और वो जिसमें कन्वर्ट हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अगर आपको नेट चार्ज कंजर्व्ड रखना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी बना होगा, और वो ही बनता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब आपकी इक्वेशन का नेट चार्ज क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन को ही अपन क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव पार्टिकल बोलते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब यहां पर एक खास बात हमने ये देखी कि ये जो बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है ना, इसकी जो एनर्जी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स नहीं है। वो कभी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, कभी बहुत कम एनर्जी के साथ निकल रहे हैं। समझ रहे हो आप, बीटा पार्टिकल जो है वो कभी बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ निकल रहा है, कभी बहुत कम एनर्जी के साथ निकल रहा है। मतलब एट रैंडम एक रेंज है, उस रेंज में से किसी भी एनर्जी के साथ आपका बीटा पार्टिकल निकल सकता है। तो आप सोचोगे यार बीटा पार्टिकल की एनर्जी के अंदर ये फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई और पार्टिकल होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। और सबसे पहले इसको आई होप जहाँ तक है पॉली ने सबसे पहले बताया था, ठीक है ना। इसको न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो उस हाइपोथेटिकल पार्टिकल को इमेजिन किया गया जिसको न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो बोला जाता है। जैसे हमारी इस प्रोसेस के अंदर एंटी न्यूट्रिनो भाई साहब भी निकलते हैं। इनका केवल और केवल पर्पस क्या है, हमारी जो बीटा एमिशन वाली प्रोसेस हो रही थी उसमें हमें एनर्जी को कंजर्व करना था, है ना। बीटा पार्टिकल जो है बार बार अलग अलग एनर्जी लेके निकल रहा था, तो जो बाकी की एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, तो हमें इमेजिन करना पड़ा कि कोई और पार्टिकल निकल रहा होगा उसके पास जा रही होगी। हमें नेट मोमेंटम को कंजर्व करना था, कभी बीटा पार्टिकल इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो आपका मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व नहीं हो पा रहा, तो उसको भी आपको कंजर्व करना था। तो उसके लिए भी आपको मानना पड़ा कि यार पक्का कोई ना कोई और पार्टिकल भी है जो कि यहाँ पर एमिट हो रहा है।
अब हमें इमेजिन क्यों करना पड़ा, हमें दिखाई क्यों नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल निकल रहा है ना, ये बड़ा स्पेशल पार्टिकल है, इसका कोई मास नहीं होता, इसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। हाँ, इसकी स्पिन जैसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, अब स्पिन के बारे में अभी तो आपको पता नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्पिन, ठीक है ना, तो स्पिन वगैरह इसके लिए डिफाइन किया जाता है। बाकी ना तो इसका मास होता है ना इसका चार्ज होता है। तो आप सोचो कि यार हमारे पास में कोई तरीका ही नहीं है इसको डिटेक्ट करने का, ना तो हम इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, भाई चार्ज ही नहीं है तो अफेक्ट ही नहीं होगा, ना हम इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मास भी नहीं है इसके पास में। क्योंकि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस कमरे में अभी भी हजारों की संख्या में न्यूट्रिनोज हो सकते हैं, बट मेरे शरीर के ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेरे शरीर के आर पार बिना इंटरेक्ट हुए मेरे एटम्स के द्वारा यूं के यूं पास हो रहे हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको घोस्ट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। भाई भूत में और इनमें क्या डिफरेंस हुआ? भूतों के बारे में भी ये इमेजिन किया जाता है कि अगर इस कमरे में भूत भाई साहब बैठे हैं तो ना तो वो दिखाई देंगे ना महसूस होंगे, वो आर पार इधर उधर जा रहे होंगे, है ना। वैसा ही काम न्यूट्रिनोज भी करते हैं, तो न्यूट्रिनोज को भी क्या बोला जाता है, घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है, ठीक है ना। तो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो को, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो का एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है ना। तो दोनों को घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है। तो दिस इज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। कोई पूछे कि बीटा डिके के अंदर न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल को निकालने की जरूरत क्या थी, तो आपका आंसर होना चाहिए टू कंजर्व total energy as well as total momentum, we had to imagine that there must be another particle without mass, without charge, ठीक है। कोई मास नहीं होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई ना कोई पार्टिकल होना चाहिए, जिसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो बोलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्टिकल है, अभी सर्च करो इसके बारे में, आपको इसके बारे में बहुत अजीब सी चीजें पता चलेगी, ठीक है ना। खैर बाय द वे उस टाइम पे हाइपोथेसिस था, अब हम इसको डिटेक्ट कर चुके हैं, अब हमारे लिए वास्तव में रियल पार्टिकल है ना, ऐसा हाइपोथेसिस नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, सारा काम न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। न्यूट्रॉन ने ही अपने कपड़े किसको दे दिए, प्रोटॉन को दे दिए। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो अभी भी सेम रहे, भाई पहले 5 न्यूट्रॉन थे 5 प्रोटॉन थे, अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रॉन तो रह गए 4 और प्रोटॉन हो गए 6, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो अभी भी 10 ही रहे, है ना। तो आप देखोगे कि इस प्रोसेस में आपके एटॉमिक मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, बीटा डिके के अंदर एटॉमिक मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपका Z जो है, Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा बन गया अपना, तो वो कितना हो जाएगा आपका Z+1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स घट गए, प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो ध्यान रखना नेगेटिव बीटा डिके के अंदर Z बन जाता है Z+1, है ना, और A रहता है सेम। और क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर चेंज हो चुका है, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो भी चेंज हो चुका होगा, है ना। इसके साथ एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है, एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। इसकी जो Q वैल्यू होती है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है, तो अगेन हमारी जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ का मास, जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ के मास के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो ये डिफरेंस ऑफ मास, जो मास के अंदर कमी आई है, वही एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और उस एनर्जी की वैल्यू हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे होगी भी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आपको याद होगा तो न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मास वाला पार्टिकल था, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हाँ यार मास के अंदर कमी तो आ रही है। न्यूट्रॉन भाई साहब जी हैं प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मास के अंदर कमी तो आ रही है ना। इसका मतलब हमारी Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव तो होनी चाहिए, और होती भी है। इसीलिए इस तरीके के बीटा डिके के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम एक और प्रकार के बीटा डिके के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा पॉजिटिव डिके, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, उल्टा काम। तो एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था, न्यूट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो आपको टोटल चार्ज तो कंजर्व रखना है, तो आपको मजबूरी में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को और निकालना पड़ा, दैट इज नथिंग बट पॉजिट्रॉन, और उसी को अपन बोलते हैं बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, है ना।
तो यहाँ पे हमने इक्वेशन का चार्ज जो है वो कंजर्व कर दिया। और साथ ही साथ में मोमेंटम और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए तुम्हें एक और पार्टिकल को इमेजिन करना पड़ा, दैट इज न्यूट्रिनो। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई। इसमें भी एटॉमिक मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अभी भी उतने के उतने ही हैं। क्योंकि एक प्रोटॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो Z कितना रह जाएगा आपका, केवल Z-1 रह जाएगा। ये डिफरेंस होता है बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव में, ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसके साथ में एक पॉजिट्रॉन यानी कि बीटा पॉजिटिव और एक न्यूट्रिनो हमारा निकल ही रहा है। इसकी जो Q वैल्यू है, अगेन जो रिएक्टेंट साइड है, ठीक है, उसका मास जो प्रोडक्ट साइड है उसके मास के कंपैरिजन में आइडियली ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मास के अंदर कमी हो और यही कमी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब इस तरीके की प्रोसेस के लिए Q वैल्यू का पॉजिटिव आना बहुत मुश्किल है। कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये Q वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल देखो, तो हमारा ये 11Na22 है ना। तो देखो 11 से बन गया 10, Z बन गया Z-1, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक निकला पॉजिट्रॉन और एक निकला न्यूट्रिनो। इसका भी एग्जाम्पल देख लो, 15P32, ठीक है, तो ये 15 बन गया 16, Z बन गया Z+1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक निकला नेगेटिव बीटा और एक निकला एंटी न्यूट्रिनो। तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो सबके एक एक आप ध्यान रख लेना, ताकि जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो वो आपको याद रह जाए। एल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, हीलियम आयन होते हैं, सोचो हीलियम, और बीटा पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। तो एल्फा पार्टिकल्स की साइज बड़ी है बीटा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, तो बहुत सारे डिफरेंस होंगे। ऑब्वियसली चार्ज का तो डिफरेंस है, उसके अलावा इनकी जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन है उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। क्योंकि एल्फा पार्टिकल्स की साइज ज़्यादा है तो उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती है, वो एक छोटी मोटी कागज़ की जो शीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पार कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी साइज़ बहुत कम है। दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों ही गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं, बट गैसेस से कोलाइड करने के जो चांसेस हैं वो एल्फा पार्टिकल के ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी है बीटा पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो एल्फा पार्टिकल्स की जो आयोनाइजिंग पावर होती है, गैसेस को आयोनाइज करने की जो क्षमता होती है, वो कहीं गुना ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों ही ZNS स्क्रीन, जो फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जो चार्ज सेंसिटिव स्क्रीन होती है, उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ आपसे कंपेयर करवाई जा सकती है। दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट यू शुड फिगर इट आउट। आप खुद फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ यार एल्फा पार्टिकल ऐसा है तो ये करना चाहिए, बीटा पार्टिकल ऐसा है तो ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा प्रकार का रेडियो एक्टिव डीके हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे गामा डीके के बारे में। गामा डीके के बारे में ये बहुत स्पेशल है। देखो जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर भी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से उस ओवरऑल सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। तो यू कैन से दैट कि न्यूक्लियस के भी वेरियस एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। न्यूक्लियस भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है जिसमें उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ग्राउंड स्टेट के अंदर हो सकता है जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है ना। तो जब न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से किसी प्रोसेस के द्वारा अपनी ग्राउंड स्टेट, जो स्टेबल स्टेट है, उसके अंदर आता है, तो जो दोनों स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक फोटोन रिलीज होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स वर्क करता है वो है न्यूक्लियर फोर्स, और उसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका ऑर्डर, बाइंडिंग एनर्जी में हमने ऑलरेडी देखा था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। आपने एटम वाले चैप्टर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होते हैं, 13.6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में थे। तो वहां पर हमने यूवी रेस तक तो प्रोड्यूस होते हुए देखा था। यूवी रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, विजिबल लाइट से ज्यादा होती है, इंफ्रारेड से ज्यादा होती है, ठीक है ना। फिर यूवी रेस से ज्यादा एनर्जी के जो फोटोन्स होते हैं वो बनते हैं एक्सरे, और एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी के जो फोटोन्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, गामा रेज बन जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस की जो एनर्जी लेवल्स है उनका डिफरेंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का है, तो इतने एनर्जी वाले जो फोटोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है
कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, गामा रेज। वो बेसिकली गामा रेज होते हैं, प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, गामा रेज हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बार देख लो फटाफट से, न्यूक्लियस हैज वेरियस एनर्जी स्टेट्स एंड अ न्यूक्लियस इन हायर एनर्जी स्टेट इज यूजुअली अनस्टेबल and when it transforms into a lower energy state, a photon is released having energy of mega electron volt order and these are called gamma rays। इन्हीं हायर एनर्जी वाले फोटोन्स को क्या बोला जाता है, गामा रेज बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचता कैसे है, तो ये बेसिकली तब पहुंचता है जब उस न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल्स डिके करा हो, एक नया डॉटर न्यूक्लियस बना हो, और वो जो नया डॉटर न्यूक्लियस बनता है ना, वो इन जनरल अनस्टेबल होता है, वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, तो फिर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जाता है। अब आपका न्यूक्लियस चेंज नहीं होगा। देखो अल्फा डिके के अंदर और बीटा डिके के अंदर तो एलिमेंट चेंज हो जाता है, एक्स से वाई बन जाता है। गामा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। गामा के अंदर ना तो जेड के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, ना ए के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ना ही कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके डॉटर न्यूक्लियस से अलग हो रहे हैं। तीनों ही चीजें नहीं हो रही, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो बस केवल और केवल न्यूक्लियस जो है वो ऐसे के ऐसे अपने हायर एनर्जी लेवल पर था और वो ऐसा के ऐसा अपने लोअर एनर्जी लेवल पर जा रहा है। तो देर इज नो इफेक्ट ऑन जेड, देर इज नो इफेक्ट ऑन ई इन गामा डीके। केवल और केवल क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल्स आपके चेंज हो रहे हैं। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ना, उसको नॉर्मली स्टार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार लगा हुआ है तो आप समझ जाना ये न्यूक्लियस है बट अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और बिना स्टार लगा हुआ है तो समझ जाना अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर जा रहा है, देखो ना तो जेड पे कोई फर्क पड़ा है, ना ए पे कोई फर्क पड़ा है, सिंबल भी मैंने चेंज नहीं किया, बस स्टार और इधर स्टार नहीं है, यानी कि इधर अनस्टेबल है और इधर स्टेबल है, इधर एक्साइटेड स्टेट है, इधर ग्राउंड स्टेट है, इतना सा डिफरेंस है। तो इस प्रोसेस में हमें गामा रेज जो है वो बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। तो मैंने बताया था अनस्टेबल स्टेट में क्यों जाता है, अल्फा या बीटा डीके की वजह से। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये हमारा 27CO60 था, इसने सबसे पहले एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल रिलीज किया। बीटा नेगेटिव है, इसका मतलब आपका न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में, Z बन गया Z+1। तो देखो ये 27 से बन गया 28। देर इज नो इफेक्ट ऑन ए, ये 60 था, ये भी 60 रहा। रिवाइज कर लो बीटा डीके, अभी अभी पढ़ा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बीटा डीके हुआ। अच्छा, बीटा डीके की वजह से जो ये 28Ni60 बना, उसके आगे मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। तो ये क्या करता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी सी लोअर स्टेट के अंदर जाता है, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक गामा रे बाहर निकलती है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अभी भी नहीं है। फिर वहां से और ये अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर जाता है, तो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रेस निकल सकती है। ऐसे वेरियस स्टेप्स हो सकते हैं। तो बेसिकली गामा रेस तब निकलती है जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी मोर स्टेबल स्टेट या ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या करता हूँ, जंप करता हूँ। दैट्स प्रीटी मच क्लियर। देर इज नो इफेक्ट ऑन जेड, देर इज नो इफेक्ट ऑन ए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो समराइज हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन। चलो ठीक है, मान लो मैंने आपको एक एलिमेंट दिया 92x234, ये मैंने आपको एलिमेंट दिया। अब मैं आपको जो जो बताया जा रहा हूं वैसा वैसा काम कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल डिके करता है ना, और वाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये जो ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल डिके करता है और जेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। आपको ये ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। फिर उसके बाद में ये एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल डिके करता है, मान लो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं। और फिर फाइनली एक गामा रे डिके करके, ये मैंने बताया था गामा रे जब डिके करता है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तीनों ही चीज़ें आपको मेरे को बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक
रिएक्शन दे दी जाती है और पार्टिकल्स दे दिए जाते हैं कि ये पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो आपको या तो फाइनल नंबर पूछा जाता है या इंटरमीडिएट नंबर पूछे जा सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन इसी के अंदर इंक्लूड हो गए। तो अब यहाँ पे हमें बस केवल और केवल छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल के अंदर Z-2 हो जाता है, A-4 हो जाता है। बीटा नेगेटिव के अंदर Z+1 हो जाता है, A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा पॉजिटिव के अंदर Z-1 हो जाता है, A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और गामा के अंदर तो A और Z दोनों के ऊपर ही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फंडे को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा निकल रहा है अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब 92 से हो जाएगा 90, -2 हो गया, और 234 से हो जाएगा सिंपली 230। बहुत आसान था। फिर उसके बाद में बीटा नेगेटिव, तो बीटा नेगेटिव पे Z+1 हो जाता है, तो 90 से हो जाएगा आपका 91, क्योंकि बीटा नेगेटिव के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आ रहा है आपका बीटा पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है Z-1 हो जाता है, तो यहां पर वापस से कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और A के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रहेगा 230। और गामा के अंदर मैंने बताया था कि गामा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल ये स्टार रहेगा यहाँ पर, वो स्टार हट जाएगा, इधर भी W ही आएगा, सिंबल भी चेंज नहीं होगा, Z भी चेंज नहीं होगा और आपका A भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है कि 2 ड्यूट्रॉन्स, ठीक है, 2 ड्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रॉन पता है आपको 1H2, तो ये 2 ड्यूट्रॉन्स हैं 1H2 और ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हीलियम होता है आपका 2He4। ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी सी देर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन तब होती है जब आपकी कुछ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। तो यहां पर हमें कुछ डेटा दे रखा है, हमें दे रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसके लिए दे रखी है, ड्यूट्रॉन के लिए दे रखी है, और साथ ही साथ में हमें दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हमें दे रखी है हीलियम के लिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन, तो ये तो हमें दे रखी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमें दे रखी है 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो तुम ये देख सकते हो क्लियरली कि हमारी कितनी कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी, जो रिएक्टेंट साइड थी वहां की, और जो बना उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी ज्यादा है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसके अंदर टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो 1H2 इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, आप बोलोगे सर 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, और कितने ड्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास में 2, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए हमारे 4 हो गए। तो हमारी रिएक्टेंट साइड की जो एनर्जी थी वो हम निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट साइड एनर्जी जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन्स हमारे कितने हो गए 4, और हर न्यूक्लियॉन की एनर्जी कितनी हो गई 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रख लेना, हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है कि भाई हर एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और हमारे टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं 4। तो उन चारों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट साइड जो बन रहा है उसकी टोटल एनर्जी अगर कोई हमसे निकालने के लिए कहे तो वो कितनी होगी। तो अब प्रोडक्ट साइड में हमारे वापस से कितने न्यूक्लियन से 4, हीलियम के अंदर भी 4 होते हैं, ठीक है ना। बट अब की बार जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितनी है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब की बार हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसका मतलब नेट इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी कोई आपसे पूछे,
नेट इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी अगर कोई आपसे पूछे तो वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से किसको माइनस कर दो, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस कर दो, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 28 में से 4 जाएंगे तो 24, यानी कि 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है ना, टोटल गेन जो हो रहा है आपका बाइंडिंग एनर्जी के अंदर, उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। भाई जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उतनी ही जितनी आपकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है। वैसे तो देखो इन जनरल हमें कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन दी जा सकती है, हमें तो केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि इस साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, इस साइड की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, या फिर इस साइड की टोटल मास एनर्जी निकालनी है या इस साइड की टोटल मास एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, और उन दोनों का डिफरेंस लेना है, यही काम करना है। तो यहाँ पे मैं कोई फॉर्मूला, कोई स्पेशल केस, फलाना केस, डिमका केस, वैसा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है, जो फिजन हो रहा है, या और भी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट्स व्हेन बोmbarded विथ अ स्लो न्यूट्रॉन और कॉल्ड थर्मल न्यूट्रॉन। आपका एक हैवी न्यूक्लियस है, मैंने बताया था लगभग 170 से ज्यादा एटॉमिक मास नंबर वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं ना। तो एक सबसे प्यारा एग्जांपल है हमारा यूरेनियम 235, हैवी है, 170 से ज़्यादा है, अनस्टेबल है। अब ये क्या करता है, नेचुरली तो कुछ नहीं करेगा, नेचुरली तो रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो रेडियो एक्टिव डिके है। ये फिजन और फ्यूजन जो है ये हमें करवाना पड़ता है, ये ट्रिगर्ड प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। तो अब अगर तुम इस यूरेनियम 235 न्यूक्लियस के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन्स, भाई न्यूट्रॉन जाके इस न्यूक्लियस से मिले, इंटरेक्ट करे, इतना टाइम होना चाहिए, तो इसलिए हमें कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करवानी है, इसका इंटरेक्शन करवाना है। तो उसके फलस्वरूप, उसके रिजल्ट के रूप में हमें 2 इंटरमीडिएट मास वाले फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। अब इंटरमीडिएट मास वाले हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। इसका मतलब है आपकी नेट बाइंडिंग एनर्जी के अंदर आपको गेन दिखाई दे रहा है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपकी एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होती है, उसको अपन न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस से निकल रही है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूट रहा है, फिजन का मतलब होता है टूटना, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूं। आपका 92U235 है, उस पर आपने एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करवाई, पहले ये कुछ देर के लिए 92U236 में कन्वर्ट हो गया जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है। अब ये किन 2 इंटरमीडिएट मास वाले फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक होगा, ये एंटायरली रैंडम चीज है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये 56BA144 या 36KR89 इस पेयर के अंदर भी ब्रेक हो सकता है, इसमें आपको 3 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। या 51SB133 या 41NB99 इस पेयर के अंदर भी ब्रेक हो सकता है, इसमें आपको 4 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। या फिर 54XE140 या 38SR94 इस पेयर में भी टूट सकता है, इसमें आपको 2 न्यूट्रॉन्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि ये 2 इंटरमीडिएट मास वाले फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, साथ ही साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी मिल रहे हैं। अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको डॉटर न्यूक्लियस जो दोनों बन रहे हैं वो और जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो शेयर कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी किसके पास में जाती है, न्यूट्रॉन्स के पास में, क्योंकि वो हल्का पार्टिकल है। तो इसके रिजल्ट के रूप में हमें जो नए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं वो स्लो न्यूट्रॉन्स नहीं होते, वो बहुत हायर एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब उसको हम कैसे टैकल करेंगे वो अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद में। बट अभी जो फैक्ट हमें दिखाई दिया वो ये दिखाई दिया कि वी गेट ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स।
ये जितने भी पेयर्स बन रहे हैं ना, किसी में 3 निकल रहे हैं, किसी में 4 निकल रहे हैं, किसी में 2 निकल रहे हैं, किसी में, ठीक है ना। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे, वेटेड एवरेज निकालोगे कि कौन सा पेयर ज़्यादा बार बन रहा है, ठीक है ना, उसका वेट ज़्यादा रखना, तो आप देखोगे कि लगभग 2.5 न्यूट्रॉन। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 न्यूट्रॉन आधा निकल रहा है, इसका मतलब हमने मैथमेटिकल एवरेज निकाला है। हम ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि 2.5 न्यूट्रॉन, अगर 5 बार इक्वेशन होगी या 10 बार इक्वेशन होगी तो आपके 25 न्यूट्रॉन जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा कह लो। ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आपके एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। नाउ इफ दे कैन समहाउ बी यूज्ड टू इनिशिएट फिजन, अगर अदर जो नए एक्स्ट्रा हमें न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं उनको अगर दोबारा से नया फिजन इनिशिएट करने के लिए यूज कर सको, वो करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कर सको ऐसा, ठीक है ना, तो वी विल गेट अ चेन रिएक्शन। तो फिर हमारी जो ये रिएक्शन है ये एक चेन का रूप ले सकती है। ये यूरेनियम टूटेगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, वो अगले यूरेनियम को तोड़ेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलेंगे, वो अगले यूरेनियम को तोड़ेंगे, फिर और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलेंगे, और धड़ाधड़ 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 ये चेन वाइज प्रोसेस चलती रहेगी। अब ये जो चेन रिएक्शन हमें मिल रही है, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी हो सकती है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी हो सकती है, और दोनों का जो रिजल्ट है ना वो जमीन आसमान के अंतर वाला है। एक राम है तो एक रावण है, ये मान लो आप, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी अपन क्या क्या हो सकता है। अब हर यूरेनियम का एटम जब टूट रहा है तो उसके टूटने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और वो कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये अपन एक बार एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन हाउ मच न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस फिजन प्रोसेस, राइट। तो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो हमारा एक 240 एटॉमिक मास नंबर वाला कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस था और वो 120 वाले 2 डॉटर न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो गया, है ना। हमारे जो 240 एटॉमिक मास नंबर वाला न्यूक्लियस है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो कम होती है, लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होती है, ठीक है ना। और जो हमारे इंटरमीडिएट डॉटर न्यूक्लियस बने हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, हर न्यूक्लियन के लिए वो होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टेबिलिटी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो हर न्यूक्लियन को कितनी बाइंडिंग एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई, 8.5 में से 7.6 को माइनस कर दो, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल न्यूक्लियंस कितने थे हमारे 240, तो हमें टोटल जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली वो कितनी है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ यू कैन इमेजिन एक यूरेनियम एटम जब टूटता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक यूरेनियम। आप सोचो 1 किलोग्राम यूरेनियम जो होता है ना, 1 किलोग्राम यूरेनियम, उसके अंदर कितने सारे यूरेनियम एटम्स होते हैं, सोचो आप, जस्ट इमेजिन करो। और अगर आप सक्सेसफुली उन सभी यूरेनियम एटम्स को ब्रेक कर सको, फिजन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सको, तो उस 1 किलोग्राम यूरेनियम से आप कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा कहते हैं कि अगर आप 1 चम्मच यूरेनियम के हर एटम को फिजन के द्वारा ब्रेक करके एनर्जी कन्वर्ट कर सको, एनर्जी रिलीज करवा सको, तो आपकी जो कार है वो आप जिंदगी भर चला सकते हो। मान लो कभी फ्यूचर में ऐसी कार बन जाए जिसके अंदर यूरेनियम फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा हो, जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ हो, तो वो आपकी कार जो है वो जिंदगी भर चलेगी। वो पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो फ्यूचर की बात है, बट एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है ऐसा, ठीक है। लोग कोशिश भी कर रहे हैं वायदे में, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, हमें चेन रिएक्शन सस्टेन करवानी है तो हमें न्यूट्रॉन्स जो नए प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे फास्ट न्यूट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स हैं, उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनको स्लोअर न्यूट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये मैनिपुलेशन करना ज़रूरी है और इसी के द्वारा हम चेन रिएक्शन की जो दिशा है वो बदल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होगी या अनकंट्रोल्ड होगी, या हम चाहें तो चेन रिएक्शन को खत्म भी कर सकते हैं। सब कुछ किसके द्वारा, जो नए न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उनके मैनिपुलेशन के द्वारा। तो हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसको देख के हम ये पता लगा लेंगे कि हमारी चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। इसको बोला जाता है न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ये एक बेसिकली रेशियो है। इसमें हमारी जो करंट जनरेशन है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हमें मिले और इसकी जो प्रीसीडिंग जनरेशन थी उसमें हमें कितने न्यूट्रॉन्स मिले थे। तो इन दोनों का रेशियो है। बेसिकली आप ये पता लगाना चाहते हो कि पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में इस जनरेशन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं।
मान लो पिछली जनरेशन में 5 न्यूट्रॉन थे और अभी वाली जनरेशन के अंदर 10 न्यूट्रॉन है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, यानी कि दुगनी रेट से हमारी रिएक्शन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अगले में फिर 20 हो जाएंगे, अगले में 40 हो जाएंगे, इस तरीके से हमारी इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोला जाता है। तो एक चीज तो आपको क्लियरली दिख गई होगी कि अगर हमारा k = 1 है, मतलब पिछली जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन्स थे, पिछली जनरेशन में जितने फिजन हुए थे, नेक्स्ट जनरेशन में भी उतने ही फिजन हो रहे हैं, उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, उससे अगली में भी उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, उतने ही फिजन हो रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट रेट से आपकी चेन रिएक्शन चल रही है। तो इसको अपन बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और ये यूज करी जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर बिजली पैदा करने के लिए, राम वाला काम करने के लिए, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें k > 1 की, पिछली में कम थे, अब ज्यादा हो गए, अगली में और ज्यादा, अगली में और ज्यादा, तो नंबर ऑफ फिजन भी पिछली में कम थे, अब और ज्यादा हो गए, अगली में और ज्यादा यूरेनियम फिजन होंगे, अगली में और ज्यादा यूरेनियम फिजन होंगे, तो आपकी जो चेन रिएक्शन है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती चली जा रही है ना। तो इसको अपन बोलते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब ये कुछ ही देर में हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, और इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इतने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पैदा होती है, तो उसी को हम बोलते हैं बूम, धमाका। तो वो एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर ये यूज किया जाता है फिनोमिना, ठीक है ना। तो ये हो गया रावण वाला काम। और k < 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो चेन रिएक्शन है वो स्लो हो रही है, जितने न्यूट्रॉन्स पहले थे अभी उससे कम है, अगले में उससे भी कम होंगे, अगले में उससे भी कम होंगे, धीरे धीरे आपकी चेन रिएक्शन इवन खत्म भी हो सकती है। तो k की वैल्यू से हमें पता पड़ जाता है कि हमारी चेन रिएक्शन जो है वो किस प्रकार की चेन रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं तो 2 टारगेट आ गए हमारे पास में। एक तो हमें क्या करना है, जो हमारे फास्ट न्यूट्रॉन्स है उनको मैनिपुलेट करना है और उनको स्लोअर न्यूट्रॉन्स बनाना है, और दूसरा काम हमें k की वैल्यू 1 मेंटेन करनी है। अगर वो > 1 हो रहे हैं तो उसको वापस 1 पे लेके आना है, अगर वो < 1 हो रहे हैं तो भी उसको वापस 1 पे लेके आना है, अगर वो बहुत ज़्यादा तेजी से > 1 हो रहे हैं तो उसको < 1 पे लेके आना है, एक बार के लिए कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो ये 2 काम हमें करने हैं अगर हम एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं तो इन दोनों कामों को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल आ गया हमारा, हाउ कैन न्यूट्रॉन्स बी यूज्ड इन चेन रिएक्शन। जो नए न्यूट्रॉन बन रहे हैं उनको चेन रिएक्शन में यूज कैसे कर सकते हो। तो जो पहली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, भाई आप बोलोगे सर डायरेक्ट कर लो, तो डायरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो पहली प्रॉब्लम आ रही है, द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन चेन रिएक्शन हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने बताया था बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसका भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो न्यूट्रॉन्स को मिलता है, तो उसकी वजह से उनकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। अब इतनी फास्ट स्पीड से ट्रैवल करते हुए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके यूरेनियम 235 के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, और उनके यूरेनियम 238 के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप बोलोगे सर इसमें नुकसान क्या है, किसी से तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, नुकसान है। यूरेनियम 238 जो है उसको अगर आप न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवाओगे तो वो फिर फिजन नहीं करता, वो उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके नॉर्मली बीटा डिके वाला, जो रेडियो एक्टिव डिके वाला रास्ता है, वो अपना की स्टेबिलिटी पा लेता है, ठीक है ना। तो दे आर मोर लाइकली टू बी एब्जॉर्ब बाय यूरेनियम 238 विच अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके इंस्टेड ऑफ फिजन। हमारा तो टारगेट था कि हम उन नए बने हुए न्यूट्रॉन्स को फिजन करवाने के लिए यूज में लेना चाहते थे, और यहाँ तो कुछ अलग ही चीज हो गई। तो ये पहली प्रॉब्लम है। तो इस समस्या को हम दूर कैसे कर सकते हैं भाई, हम ऐसा यूरेनियम यूज करें जिसमें यूरेनियम 238 हो ही ना, या अगर हो भी तो बहुत कम अमाउंट के अंदर हो, जहां भी न्यूट्रॉन भागे उन्हें हमेशा यूरेनियम 235 ही दिखाई दे। जो नेचुरली आपको यूरेनियम मिलता है ना, उसका कंपोजिशन ऐसा होता है कि उसमें यूरेनियम 238 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है यूरेनियम 235 के कंपैरिजन में। तो आप उसको एनरिचिंग प्रोसेस के द्वारा गुजारते हो, कुछ तो आप करते हो कि उसमें यूरेनियम 235 की जो मात्रा है वो बढ़ा दी जाती है, जो आपका नेचुरली फाउंड यूरेनियम उसके कंपैरिजन में। इसको अपन बोलते हैं एनरिच्ड यूरेनियम, और फिर इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो यूज एनरिच्ड यूरेनियम, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। वन दैट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 देन
नेचुरली फाउंड यूरेनियम। चलो एक समस्या पकड़ में आ गई, हमने उसका इलाज भी ढूंढ लिया। दूसरी समस्या, प्रॉब्लम नंबर 2, कि एज न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजन हैव ग्रेटर एनर्जी, उनके पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तुमने मान लो एनरिच्ड यूरेनियम भी यूज़ कर लिया, बट फिर भी ये न्यूट्रॉन्स इतने फास्ट मूव कर रहे हैं, इतने फास्ट मूव कर रहे हैं कि इनके यूरेनियम 235 से इंटरेक्ट करने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है। इंटरेक्शन का टाइम भी नहीं होता, साथ ही साथ में इनके एस्केप करने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इनको टाइम मिले, ये आराम से जाके यूरेनियम 235 से जाके इंटरेक्ट करे, फिजन करवाए, तो तुम्हें इनको क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। कुछ तो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा कि ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है वो स्लोअर न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाए। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर्स, जो कि वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर भी हो सकता है, ग्रेफाइट भी हो सकता है। बेसिकली आइडिया ये है कि न्यूट्रॉन के बराबर मास वाला ही कुछ यूज़ करो, लगभग बराबर मास वाला ही, ताकि जब न्यूट्रॉन उस से जाके टकराए तो न्यूट्रॉन की सारी एनर्जी उसके पास चली जाए और न्यूट्रॉन जो है वो उस बहुत कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन बन जाए। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, एक रेस्ट पर रखी हुई जो बॉल है उससे एक v वेलोसिटी से चलती हुई बॉल आके जब टकराती है तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। अगर मास सेम हो तो 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो ये चलने लग जाती है और ये स्लो हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है ना। तो सेम काम यहाँ पर होता है, इसको इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं, बेसिकली इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यूज ऑफ वाटर, D2A ग्रेफाइट, D2O ग्रेफाइट एज मॉडरेटर्स, इनको क्या बोला जाता है, मॉडरेटर्स बोला जाता है। वाई, बिकॉज दे प्रोवाइड इलास्टिक कॉलिजन्स टू फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लोइंग देम डाउन टू डिजायर्ड लेवल। जिस लेवल पर हम लाना चाहते हैं उस लेवल तक वो क्या कर देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो हम अभी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने जो फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनको मैनिपुलेट करना सीख लिया, उनको स्लोअर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जो आखिरी समस्या हमारे सामने है वो ये है कि मान लो किसी दिन K जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, आपकी जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल हो जाए, एक्सप्लोजन होने के चांसेस है, तो क्या करोगे आप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ चेन रिएक्शन गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल, we can use some neutron absorbing materials, जैसे कैडमियम। कैडमियम क्या होता है, नेचुरली एक बहुत अच्छा न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होता है। तो हम कैडमियम की बनी हुई रॉड्स यूज करते हैं ताकि हम K की वैल्यू को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसीलिए इनको कंट्रोलिंग रॉड्स बोला जाता है या फिर सेफ्टी रॉड्स बोला जाता है ना। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट काम हो गया। तो अब हमारे पास में सारा का सारा मसाला तैयार है, फाइनली हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का स्कीमेटिक डायग्राम। असली में न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम नहीं है, उसकी स्कीम का डायग्राम है कि वो कैसे काम करता है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो ये हमारा सबसे कोर वाला हिस्सा है, ठीक है। इसको एलिफेंट्स फुट भी बोला जाता है। यहीं पर होता है आपका फ्यूल, यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम। तो यहीं पर आपका एनरिच्ड यूरेनियम होता है और यहीं पर आपका होता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर और एनरिच्ड यूरेनियम का जो मिक्सचर है वो जहां पर रखा जाता है उस हिस्से को अपन बोलते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। इस कोर के अंदर ही न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, इस कोर के अंदर ही बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। सब कुछ काम जो है वो इस कोर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है ना। नाउ यहां पे ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये दिखाई गई है आपको कंट्रोलिंग रॉड्स। तो कंट्रोलिंग रॉड्स को बेसिकली क्या किया जाता है कि जब मान लो आपको चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती हुई दिखाई दे तो इन रॉड्स को आप उस कोर के अंदर घुसा दो। तो ये रॉड्स जो हैं वो फास्ट होते हुए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी और रैपिडली K की वैल्यू को लेस देन 1 कर देगी, यानी कि चेन रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगी और वापस से आपकी चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड होने लग जाएगी, है ना। तो ये हमारी कंट्रोलिंग रॉड्स हो गई, सेफ्टी रॉड्स हो गई, ठीक है ना। ये इसके चारों तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो उन सबको हम रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट से अलग रखने के लिए रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। इसका एक और काम है कि जो आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कंटेन किया जा सके। अगर वो इधर उधर चली गई तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बेसिकली सीमेंट या लेड की बनी हुई मोटी मोटी दीवारें होती हैं जो कि आपकी
ना तो एनर्जी को बाहर जाने देती है, ना ही रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को बाहर जाने देती है, दोनों ही तरीके से बचाती है एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। और फिर यहाँ से गुजर रहा है हमारा कूलेंट। ये कूलेंट क्या होता है, बेसिकली एक हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। तो इसमें आप वाटर भी यूज़ कर सकते हो, हैवी वाटर भी यूज़ कर सकते हो, आप नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है, ठीक है ना। तो ये कूलेंट जो है उसकी एक स्टीम जो है वो यहाँ पर बह रही होती है। तो जब कूलेंट यहाँ पर एंटर करता है तो कोर के अंदर से गुजर रहा है तो वो हीट को बाहर लेके निकलता है। तो जितनी भी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी कूलेंट ने एब्जॉर्ब कर ली। अब ये जो कूलेंट है ये अपनी हीट को एक्सचेंज कर सकता है विथ सम ऑपरेटिंग मटेरियल, है ना, कोई गैस हो गई या कुछ भी इस तरीके का, ठीक है ना। और फिर उसकी मदद से हम टरबाइन को चला सकते हैं और उस टरबाइन की मदद से फिर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस हो गई। एनरिच्ड यूरेनियम है, फिजन करवाया, हीट प्रोड्यूस हुई, कंट्रोलिंग रोड से उसको कंट्रोल किया, रिफ्लेक्टर से आपने उस हीट को बाहर जाने नहीं दिया, कूलेंट भाई साहब आए, हीट को एब्जॉर्ब करके निकले, उन्होंने ये हीट किसको दे दी, वाटर स्ट्रीम को दे दी। वाटर स्ट्रीम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। उस स्टीम से आपने क्या घुमाया, टरबाइन घुमाया, और टरबाइन के घूमने से क्या बनती हुई दिखाई दी, आपको बिजली बनती हुई दिखाई दी। तो एक मोटे मोटे तौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी है, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें आपकी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ मोर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो काम तो बड़ा आसान है भाई, दो हाइड्रोजन है, फ्यूज हो जाए, एक हीलियम बना ले, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्योंकि मास से आ रही है तो काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया हमें, है ना। हमें ये भी पता पड़ गया कि 1 किलो यूरेनियम के अंदर जितने यूरेनियम एटम होंगे, 1 किलो हाइड्रोजन में उससे कहीं गुना ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो 1 किलो यूरेनियम के फिजन से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे कहीं गुना ज्यादा 1 किलो हाइड्रोजन से आपकी फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ये भी हमें पता है। बट हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता होता हुआ, हमने जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं उसके अंदर क्यों फिजन ही यूज किया है, फ्यूजन यूज नहीं किया। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर दैट प्रोसेस टू हैपन। अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, लगभग 3 × 10⁹ केल्विन, इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। इतना टेम्परेचर तो सन की कोर के अंदर भी नहीं है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या हुआ, क्यों है ये रिक्वायरमेंट, पहले ये समझो। बेसिकली क्या हो रहा है, फ्यूज होने का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, एटम भी भूल जाओ, न्यूक्लियस पकड़ो अभी तो, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं ना तो ये बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये तब तक एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करते हैं जब तक ये एक दूसरे के इतने पास ना आ जाए कि इनके बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाए। देखो, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो उसके कहीं भी नहीं अड़ता, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो केवल और केवल तब लगता है जब आपके दो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के इतने पास हो कि वो लगभग न्यूक्लियस की साइज के डोमेन की डिस्टेंस हो जाए। जब तक वो इतने पास नहीं होंगे तब तक उनको किसका सामना करना पड़ेगा, एक वेरी स्ट्रांग रिपल्शन का सामना पड़ेगा, एक तरीके के बैरियर का सामना करना पड़ेगा। अब इस बैरियर को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और अगर वो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। हीट की फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT, और लगभग जो आपका बैरियर होता है वो होता है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इस 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप 3/2 kT के इक्वल रखोगे तो जो टेम्परेचर आपका आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 × 10⁹ केल्विन। तो बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी, by using temperature, if you want to break that barrier so that two hydrogen atoms come so close to each other that strong nuclear force starts attracting
like acting between them and they start fusing together. So for that you will need to break this barrier and you will need that much higher temperature for that, right? So ये हमारा कारण हो गया, ठीक है ना. So when light nuclei, say two hydrogens, come close together until they do not come closer enough so that strong nuclear force starts acting between them, they will repel, and this barrier is around 400 kilo electron volt energy can only be broken down by thermal energy if temperature is greater than 3 into 10 raised to power 9 केल्विन. तो जो मैंने बोला वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आप बच्चों को ध्यान रहे. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए नेचुरली तो हमें ये कहीं भी होता हुआ नहीं दिखाई देता. हाँ, आपने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम जरूर सुना होगा और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है. तो आप बोलोगे सर उसमें कैसे बना दिया आपने? तो उसमें बेसिकली पहले न्यूक्लियर फिजन करवाया जाता है. उसमें पहले एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा जाता है और उस एटॉमिक बॉम्ब से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो आपका इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट होता है और फिर तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक होता है एटॉमिक बॉम्ब के कंपैरिजन में. जो फ्यूजन के ऊपर बेस्ड बॉम्ब है वो कहीं ज़्यादा गुना खतरनाक होता है फ्यूजन के ऊपर बेस्ड बॉम्ब के कंपैरिजन में. कोशिश करी जा रही है कि फ्यूजन के ऊपर बेस्ड रिएक्टर्स भी बनाए जा सके, बट बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि आपको पता है फ्यूजन करवाने के लिए आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा? अनकंट्रोल्ड फ्यूजन करवाना पड़ेगा और इतनी रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, ठीक है ना. हाँ, लेकिन ये है कि हमारी जो नेचर है उसमें जो स्टार्स हैं उन स्टार्स के अंदर ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली हो रही है, इवन दो उनका टेम्परेचर इतना हाई नहीं है. आप बोलोगे सर फिर वहां पे ऐसा क्या हो रहा है? भाई पहले तो वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, इतना हाई नहीं है बट बहुत हाई है. दूसरा, वहां पर अवेलेबल है एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स. तो टेम्परेचर की वजह से तो आते ही आते हैं पास में, टेम्परेचर तो हाई है ही है, साथ ही साथ में उस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी आपके जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और उनका फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो नेचुरली पाया जाता है. इनफैक्ट स्टार्स का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो और कुछ नहीं, केवल और केवल न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है. तो यहां से आप लाइफ स्टाइल ऑफ स्टार के बारे में भी बात कर सकते हो. जैसे हमारे सन की बात कर लो, जो हमारे सूर्य देवता हैं, तो हमारे सूर्य देवता बेसिकली किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल है एंड दैट इज एक्टिंग एज फ्यूल. वो जो हाइड्रोजन है वो फ्यूल की तरह काम कर रही है. वो हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना. तो जब तक किसी स्टार के पास में हाइड्रोजन रहेगी तब तक फ्यूजन होता रहेगा, तब तक वो स्टार जो है वो जगमगाता रहेगा. जब तक हाइड्रोजन है, जब तक फ्यूल है, जब तक पेट्रोल है, तब तक तो ये काम चलता रहेगा. और कैसे चलता रहता है? देखो, पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके एक ड्यूट्रॉन बनाते हैं, फिर एक ड्यूट्रॉन और हाइड्रोजन मिलके लाइट हीलियम बनाता है और दो लाइट हीलियम मिलके एक प्रॉपर हीलियम बना रहे हैं. तो इस तरीके से आपकी जो हाइड्रोजन है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम में. और इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है. अभी हमने एक न्यूमेरिकल भी करा था, 23 पॉइंट समथिंग आ रही थी. इसको भी जब आप ऐड करोगे तो 26 पॉइंट समथिंग आपकी एनर्जी निकल के आएगी. तो लगभग इतनी एनर्जी आपकी पर फ्यूजन जो है वो रिलीज होती है, ठीक है. तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक किसी स्टार के पास में हाइड्रोजन की अबेंडेंस रहेगी. फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सारा का सारा फ्यूल जो है वो बर्नआउट हो चुका होगा. सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी होगी. तो उस मोमेंट पर आपका जो स्टार है उसका एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा खत्म. अब स्टार के अंदर दो प्रोसेस एक दूसरे से लड़ाई करती है. एक तरफ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टार का एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से स्टार के जो बेसिकली हाइड्रोजन या हीलियम मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं. और एक तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ ग्रेविटेशनल पुल है जो कि उनको समेट के बहुत ज़्यादा डेंस बनाना चाह रहे हैं स्टार को. तो जब तक आपके हाइड्रोजन के फ्यूजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है तब तक तो
आपका ग्रेविटेशन जो है वो अपना दम खम नहीं दिखा पाता, उसकी नहीं चलती। लेकिन दी मोमेंट स्टार का जो पूरा का पूरा फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट से ही आपका ग्रेविटेशनल पुल जो है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन जो भी स्टार का मटेरियल है, वो फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, स्टार जो है वो ठंडा होना तो स्टार्ट होता ही होता है, साथ ही साथ में सिकुड़ना भी स्टार्ट होता है। तो स्टार की जो कोर है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो रही है, तो उसके जो बाहर वाला हिस्सा है, उसका जो बाहरी आवरण है, वो बेसिकली क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। भाई अब उसका कोई लेना देना नहीं रहा ना कोर से, तो वो भाई साहब जी अपने निकल लेते हैं अलग अलग रास्ते के ऊपर। तो आपको ऐसा लगता है, और ऐसे बहुत सारे स्टार हैं, अभी तो हमारे सन को उस प्रोसेस तक जाने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, है ना, बट जाएगा इवेंचुअली। हमारा सन भी उस तरीके का काम करेगा, उसका फेट जो है वो बिल्कुल ऐसा कैसे है। सोचो यार, हम इंसान इतने पिद्दी सी हैं, सन के चारों तरफ इतने सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, उसका एक प्लैनेट अर्थ है, वहां पर हम जैसे पिद्दी जीव पाए जाते हैं। उन्होंने ये फिगर आउट कर लिया कि ये जो आसमान में चमक रहा है स्टार, इसकी उम्र कितनी है, ये कितने साल बाद में, इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी, कितने साल बाद में इसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, कितने साल बाद में ये रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो बाहरी आवरण जब फैलना स्टार्ट होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है उसकी साइज बढ़ रही है, वो बहुत बड़ा होता चला जाता है, रेड कलर का ऐसा लाल पीला सा, ठीक है ना, तो उसको अपन रेड जायंट बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो किसी स्टार का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा है, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर स्टार की साइज उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सिकुड़ते 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 इतनी कम हो जाती है कि उसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलने लगते हैं। और अगर मान लो ये चलता चला जाए काम, तो फिर वो सुपरनोवा के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो इवन एक ब्लैक होल भी बन सकता है। हालांकि बहुत सारे लिमिट्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका भी मेंशन आता है, उन्होंने एक लिमिट दी थी। कौन सी लिमिट दी थी उन्होंने? सुब्रमण्यम शायद उनका नाम था, उन्होंने लिमिट दी थी, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं उनको, नॉट सुब्रमण्यम। तो उन्होंने एक लिमिट दी थी कि अगर इस लिमिट से ज़्यादा स्टार का मास है तो फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो कभी बाद में मैं सुनाऊंगा ये स्टोरी, अभी तो खैर हम मिरेकल सीरीज़ और 12th के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका रेस्पॉन्स जो है वो जब अच्छा आने लगेगा, जब चैनल थोड़ा ठीक ठाक तरीके से वर्क करने लगेगा, जब लोग सुनने लगेंगे कि हाँ यार एक बंदा है जो कि फिजिक्स के प्रति एंथुसियस्ट है और वो हमारे बारे में भी यही चाहता है कि हम केवल और केवल मार्क्स के लिए, पढ़ाई के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए फिजिक्स को ना पढ़ें, एक जनरल क्यूरियोसिटी के लिए फिजिक्स पढ़ें। तो जब मुझे ऐसी ऑडियंस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तब फिर मैं मेरे रियल विजन पर वर्क करूंगा। और मेरा रियल विजन है फिजिक्स को एक बिल्कुल अलग अंदाज के अंदर पढ़ाना। सो बच्चों, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। तो आज का हमारा दिन हुआ कंप्लीट। आई होप ये भी आपने एंजॉय किया होगा। आई होप अब तक तो आपको फिजिक्स जो है वो दिखने लग गई होगी कि यार आसान है, और कम से कम ये तो आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स के आसान नहीं होने का एक कारण ये था कि हमें फिजिक्स हमेशा फैली हुई नजर आती थी। ऐसा लगता था कि यार आज चालू करेंगे पढ़ना तो पता नहीं खत्म कब होगी। लेकिन अब सुभाष सर के साथ पढ़ते पढ़ते कम से कम आपको ये लगने लग गया होगा कि यार फिजिक्स आसान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में फिजिक्स जो है वो समेटी जा सकती है 60 दिनों के अंदर। आपको पता है यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपका डर खत्म कर देगा। यार आपको पता ही ना चले, आपको हमेशा ऐसा लगे कि यार अपन फिजिक्स आज से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो खत्म ही नहीं हो पाएगी साल भर, तो फिर आप पढ़ोगे ही नहीं ना। अब आपको एहसास हो गया कि यार जब 14 दिन के अंदर 5 चैप्टर्स खत्म किए जा सकते हैं, हाँ, तो फिर चमत्कार जो है वो होना लाजमी है। तो ऐसा आपको भी अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स को भरो, शेयर करो, देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो है तुम खुद देखो इन वीडियोस को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।